बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं खावर हुसैन। नाज़रीन, शहर के बेशुमार मसाइल हैं और सभी सियासी जमातें ये दावा करती हैं कि उनके पास इन मसाइल का हल मौजूद है। सिंध की 3 बड़ी सियासी जमातें, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और MQM है, और तीनों को ही इस शहर की खिदमत का मौका मिल चुका है। लेकिन शहर के मसाइल हैं कि जूं के तू हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इस शहर में ज़िंदगी मुश्किल होती चली जा रही है। जमात इस्लामी की जानिब से जो हालिया इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम चलाई गई थी, उसका स्लोगन रखा गया था, हल सिर्फ जमात इस्लामी। और आज हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने वक्त दिया। सर, आपने बड़ा नारा लगाया और बड़ी बेहतरीन इंतखाबी मुहिम, और सिर्फ जमात इस्लामी ने ही चलाई, क्योंकि सारी सियासी जमातें इस तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि शायद इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। आखिरी रात तक किसी को यकीन नहीं था, लेकिन आप भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। और जो स्लोगन आपने रखा कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर वो नारा था। हल क्या है जनाब अली? ये बताएं कि शहर के मसाइल का हल क्या है? देखें, ये जो हल सिर्फ जमात इस्लामी है ना, ये सिर्फ नारा ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक एफ़र्ट है ना जी। और मुसलसल लोगों के मसाइल को उजागर करना, उसको हल करने की कोशिश करना, और जो हमारे बस में है वो हम करते हैं लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए। नादरा का मसला हो, क्या इलेक्ट्रिक के हवाले से हमारे सेल बने हुए हैं, बैरिया टाउन का इशू बहुत बड़ी हद तक रिजॉल्व करवाया, और भी जितने मसाइल लोगों के होते हैं हम उसको एड्रेस करते हैं। और जो हमारी अलखिदमत है वो तो काम कर ही रही है, उस बनोकाबिल का आपने देख ही लिया किस तरह से। ठीक है। लेकिन ये जो हल सिर्फ जमात इस्लामी है, ये नारा बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर चढ़ा और कराची के अवाम ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया और सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। ठीक है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू हुआ जब जमात इस्लामी का रास्ता रोका गया जी। और जाली तरीके से इस पूरे मैंडेट के ऊपर कब्जा कर लिया गया। और कब्जे का आगाज़ तो हो गया था हल्काबंदियों से ही, कि जमात इस्लामी के जो जीते हुए हल्के हैं, अगर आप उसको देख लेंगे तो वो एवरेज 45,000 वोट पर है। ठीक है। और जो पीपल्स पार्टी के जीते हुए हल्के हैं वो एवरेज 15,000 से भी कम वोट। जी जी। लेकिन चलें, हमने तो इसलिए कबूल किया था कि इलेक्शन करा नहीं रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सीटें छीनना शुरू कर दी हैं, अपने पूरे अमले को इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन को यूज़ किया, नताइज बदले, फिर भी पूरा नहीं पड़ा तो 30 बंदे उठा लिए। ठीक है। तो अब इसके बाद फिर हल तो है जमात इस्लामी। हाँ, बस ये सवाल यही है। अच्छा, आपने अभी जो गुफ्तगू की कि कराची ने आपको वोट दिया, बातें तो ये भी होती हैं कि MQM के बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी को ये मैंडेट मिला। इसमें कितनी MQM ने बाइकआउट किया क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है ना। जब MQM कह रही थी कि हम बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा लेंगे, तो आखिरी रात में भाग क्यों गए? वो तो हमारी ख्वाहिश थी कि MQM आती, वो तो और हमेशा के लिए जो है ना पता चल जाता लोगों को, जो बात कौमी और सूबाई के बाद पता चलेगी लोगों को, वो बल्दियात में पता चल जाती। हल्का बंदियों पर एतराज़ था ना MQM को, तो फिर वो इलेक्शन मुहिम क्यों चला रहे थे? वो फिर उन्होंने अपने नॉमिनेशन क्यों फाइल किए थे? फिर उन्होंने आखिर तक जो है वो मौजूद क्यों रहे थे? और आखिर रात में क्यों भागे थे? तो भागने का मतलब ही ये था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। मैं बता रहा हूँ ना, जो बात अब इन्हें कौमी और सूबाई के बाद पता चलेगी पूरी कौम को, वो बल्दियात में पता चल जाती कि MQM को अब लोग वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, अगर आप मेयर बन जाएं, मिसाल है, और इस शहर की आबादी बकौल आपके 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ आवाम को कैसे पानी पहुँचाएंगे आप? आप मेयर हैं, फ़र्ज़ करें आप मेयर हैं। यार देखें, एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं होती, और मैंने कभी भी ये दावा इन महदूद वसाइल में जो इस वक्त वसाइल हैं, उनमें अगर आप मेयर हैं तो क्या बिलावल हाउस में भी पानी पहुंचाएंगे आप? कैसे वहाँ भी टैंकर से पानी आता है? ये तो उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया था 15 साल की हुकूमत के बाद। असल में बात ये है कि काम का आगाज़ तो करना होता है ना, और ईमानदारी से करना होता है, और तमाम महकमों को ऑन बोर्ड लेना होता है। हमें भी मालूम था कि, और मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि हम 4 दिन में पानी भी ले आएंगे और 1 साल में सब कुछ सही हो जाएगा। हमने कहा था हम आगाज़ कर देंगे ईमानदारी के साथ, और इख्तियारात जो कुछ भी होंगे उसमें काम करके दिखाएंगे, और जो नहीं होंगे उसको छीनने की कोशिश करेंगे, और तीसरा ये कि डिलीवर करेंगे। अब मिसाल के तौर पर पानी का मसला है, K4 है। अब मुझे बताया ना कि ये जो मौजूदा मेयर साहब हैं, जिनका हमने नाम कब्जा मेयर इसलिए रखा है, जो कब्जे से आए हैं, तो वो साहब तो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और उनकी पार्टी की हुकूमत 15 साल से है। ठीक है। K4 मंसूबा शुरू हुआ 2004 में, उसको नेमतुल्लाह खान साहब ने उसकी करस्पॉन्डेंस बल्कि उससे पहले से शुरू कर दी थी। ठीक है। और उसके बाद जब इनकी सूबाई हुकूमत भी और विफाकी हुकूमत भी 2008 से 2013 तक रही पीपल्स पार्टी के साथ, उसके बाद इनके गवर्नर भी रहे, फिर ये हर हुकूमत में शामिल होते हैं, फिर ये PTI के साथ भी हुकूमत में थी, और रिजीम चेंज के मौके पर ये PDM के साथ भी हुकूमत में। तो हर हुकूमत में, और फिर अभी भी एडमिनिस्ट्रेटर पकड़े हुए थे इन्होंने, गवर्नर भी इनके हैं, तो इन्होंने K4 के लिए कुछ भी नहीं किया ना, और पीपल्स पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। हम कम अज़ कम इतना करते, इतना भागते और इतना दौड़ते कि ये K4 उसमें तेज़ी आ जाती, और बिल आखिर ये K4 अब बनने की तरफ जाता है, स्टेप वाइज जाता है, या 1 गो में जाता है, हम उसके लिए एफर्ट करते।
बजट लेने की कोशिश करते। इन्होंने क्या किया, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और अभी मेयर भी बने हुए, अब इनको हो गए ना इतना अर्सा, ठीक, तो कुछ एफर्ट तो नजर आए। इसी तरह मास ट्रांजिट है, इसी तरह KCR कराची सर्कुलर रेलवे, इसी तरह S3 प्रोजेक्ट है सीवरेज का, इसी तरह कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। सब कुछ होने के बावजूद नहीं कर सके। जमात इस्लामी साहब तवक्को रखते हैं कि हम एक दिन के लिए भी बैठते, हम तो पूरे पाकिस्तान को हिला देते और हमें पिंडी जाना पड़ता, इस्लामाबाद जाना पड़ता, हमें जो है वो CM हाउस में धरना देना पड़ता, हम बैठ जाते और ये काम कहीं ना कहीं से शुरू तो करवा देते ना एटलीस्ट। तो ये बात है असल में कि जमात इस्लामी काम करना चाहती है और जहाँ मौका मिलता है करके दिखाती है। अच्छा, जमात इस्लामी का एक परसेप्शन धरना भी है। जमात इस्लामी का जहन में नाम आता है तो धरना, मुजाहरा, एहतजाज, लेकिन उसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है कि उस एहतजाज के नतीजे में मसाइल हल हुए हैं। मसाइल जूँ के तू हैं आज भी हैं। हर इतवार को ख़ास तौर पे जमात इस्लामी इतवार का दिन मखसूस रखती है एहतजाज के लिए। क्या फ़ायदा क्या हो रहा है एहतजाज? आपको जमात इस्लामी का नाम आपने कहा ना, आते ही धरना एहतजाज आता है, शुक्र है। यानी बाकी पार्टियों में तो भत्ता, कत्ल, सिग्नेचर होता है उनका, दहशतगर्दी, करप्शन, और पार्टियों भी लेने आप, लूट मार, सिस्टम, ज़मीनों पे कब्जा, अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी सिफात से तो बात है ना जमात इस्लामी। अब धरना हम अपनी ज़ात के लिए दे रहे होते हैं, धरना दे रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक की जो पूरी माफियाई, उनकी पूरी दहशतगर्दी है उसके खिलाफ। हम धरना दे रहे होते हैं लोगों को शनाख्ती कार्ड सही तरीके से पहुंचाओ। हम धरना दे रहे होते हैं कि कराची को पानी दो और बिजली दो। और सिर्फ धरना ही तो नहीं दे रहे होते, अपने हिस्से का काम भी कर रहे होते हैं ना। या तो ये होना कि हमने अपना सिग्नेचर सिर्फ ये बना लिया कि भाई यार बात ही नहीं माननी किसी की, धरना ही देना है। अपने हिस्से का, कल हमने फ्यूमिगेशन स्टार्ट की है कराची, ठीक है। ये काम किसका था? यानी KMC का है, बराह रास्त मेयर का काम है। इनके पास 45 गन्स मौजूद हैं स्प्रे की, इनके पास अमला मौजूद है, इनके पास डीजल पेट्रोल की पर्चियां चल रही हैं, गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन अगर मेयर साहब अपना इतना सा काम भी नहीं कर सकते कि मच्छर मार स्प्रे करा सकें, वो काम भी जमात इस्लामी कर रही है, वो काम भी अलखिदमत कर रही है इस वक्त शहर में। आप जाएं देखें। तो मैं तो आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, IT के मिनिस्टर किसके रहे इतने अरसे में, लेकिन IT का हमने एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम जो लॉन्च किया जिसमें हज़ारों लाखों तलबा इन्वॉल्व हो गए हैं, बच्चे और बच्चियाँ, बहुत सारे लोगों की रोज़गार लग गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया, जॉब्स मिल गई। तो ये काम भी तो हम कर रहे हैं ना। इसलिए हम दोनों तरीके से चलते हैं, अपने हिस्से का काम करते हैं और जो काम आवाम के लिए करना हो तो उसके लिए धरना देते हैं और देते रहेंगे और इतना देंगे कि इनको बिलाखिर मजबूर होकर काम करना पड़ेगा। बिलाखिर मजबूर होकर काम करना पड़ेगा। एक सवाल और है आपसे, जो अक्सर आप पे तनकीद में आपके नाकदीन जो है वो कहते हैं कि आपके हाथ में मेयर की लकीर नहीं है ऐसा सच है? अच्छा देखें, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल वो बातें होती हैं एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग के लिए। असल बात ये है ना कि ये कोई शौक का मसला नहीं है। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट दिया है। वो कहते हैं अपने घर के बाहर तख्ती पे लिखवा लें, वो तख्ती पे लिखवा लें, वो शनाख्ती कार्ड में लिखवा लें, कुछ भी कहते रहें, लेकिन बात यह है कि कराची के अवाम ने तो लिखवा दिया था ना कि जमात इस्लामी का मेयर बनेगा, लेकिन कब्जा माफिया ने इसको छीना है ना, ताकत के जरिए, दौलत के जरिए, करप्शन के जरिए। इलेक्शन कमीशन को A टीम बनाकर सब लोगों ने मिलकर अगवा करके लोगों को पैसे खिला के, तो जिन्होंने ये किया है वो बताएं उनके हाथ में कौन कौन सी लकीरें हैं ताकि वो मिटाना शुरू करें। अच्छा, अब इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, मेयर का इंतखाब भी हो गया, तो मेयर साहब को तस्लीम क्यों नहीं करते? नहीं, अगर जेन्युइन तरीके से आए हुए होते, तमाम तर चीज़ों के बावजूद, चूंकि इस हल्का बंदियों पे एतराज़ के बावजूद हमने पार्टिसिपेट किया था और ये सोच के किया था कि इसका भी मुकाबला करेंगे और कर लिया, तो हम और ये वोटर लिस्ट और जो कुछ भी था, अगर ये उस पोजीशन पे भी होते ना जो 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ था, तो 5 बजे तक की पोजीशन, उसमें भी जो रिजल्ट होता उसको वो तस्लीम करते हैं, तो हमें इतना ज़र्फ है कि हम उनको हारपुर भी पहनाते हैं और उनको तस्लीम भी करते हैं। लेकिन एक आदमी हर लिहाज से एलिजिबल ही नहीं है। और फिर खासतौर पर मौजूदा जो हमारे कब्जा मेयर साहब हैं, इनका तो मामला ये है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं बिलावल साहब, यानी दूसरों के लिए कायदा ये था कि वो यूसी जीत कर आए और इनके लिए कायदा ये है कि ये पहले मेयर बने और उसके बाद जाकर अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके इलेक्शन में जाएं। तो वैसे ही उन्होंने जो है वो गलत काम किया हुआ और कोर्ट में मौजूद है ये केस, और इंशाल्लाह ताला कोर्ट से फैसला आपको पता चल जाएगा कि इनका तो सर्वाइवल इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो जी आप करेंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर ये जायज़ तरीके से आए हुए होते तो इनकी ज़ात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आप सबको ये समझना चाहिए कि उनकी ज़ात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी तरफ से तर्ज सियासत और उनकी पार्टी का जो तर्ज सियासत है उस पर हम बात करते हैं। तो वो कब्जा करके नहीं आए होते तो हम उन्हें मेयर ही कहते हैं। अच्छा, मेयर साहब की तरफ से एक शेर है आपके लिए कि बांध रखा है जहन में जो एक सवाल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते?
बांध रखा है जहन में जो एक सवाल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते, बेवजह उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। तो अगर तस्लीम कर लें और मिलकर इस शहर की खिदमत की जाए तो क्या समझते हैं कि ये तो या आप जिस तरह से भी खामोशी से बैठ गए हैं उससे लग भी रहा है कि तस्लीम तो कर लिया है। देखिए ये बात ये मेरे प्यारे भाई, मसला ये होता है कि ये अच्छी बातें करना कि जनाब आए हम आपके घर के ऊपर पूरा कब्जा कर लें, आपकी गली पे कब्जा कर लें, अब इस डाकू को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि कब्जा तो उसने कर ही लिया है। तो जिस दिन दुनिया में ये तस्लीम करना सब ने शुरू कर दिया तो उस वक्त दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही रह जाएंगे, जालिम ही रह जाएंगे और कोई जिद्दोजहद नहीं होगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सतीज़ाकार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलाबी। ये जिद्दोजहद है, ये कशमकश है। जब भी जालिम आएंगे तो मजलूमों को उठकर खड़ा होना पड़ेगा। जो अपना किरदार अदा करेगा वो सही रास्ते पर होगा, जो अदा नहीं करेगा और तस्लीम कर लेगा इसका मतलब है कि उसने हक़ का रास्ता छोड़ दिया। ठीक है हाफिज़ साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान है हमारे साथ, उनसे महंगाई और मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें गुर्बत तेज़ी से बढ़ती जा रही है इस पर गुफ्तगू करेंगे। छोटे से एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर, महंगाई के ख़िलाफ़ अभी हाल ही में एहतजाज भी हुए बहुत ज़्यादा, जमात इस्लामी ने भी। लोग इतनी बड़ी तादाद में शिरकत के लिए नहीं निकले, क्या वजह? लोग महंगाई को लोगों ने तस्लीम कर लिया? नहीं, लोग निकले और आपने देखा जब ये बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ तो पूरे पाकिस्तान में लोग निकले। और फिर जब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने कॉल दी कि हम शटर डाउन करेंगे और एहतजाजन अपना कारोबार बंद रखेंगे, तो इन हालात में कारोबार बंद रखना आसान काम तो नहीं था। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा कि पहाड़ों से लेकर समंदर तक पूरे मुल्क में, खैबर से कराची तक मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हुआ, एहतजाज हुआ। इसका मतलब है कि लोगों की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी, बगैर कोई गमला टूटे, बगैर कोई गोली चलाए। आम आदमी नहीं नज़र आया। जो जमात इस्लामी के कारकुन हैं, वर्कर्स हैं या सपोर्टर्स हैं वो बड़ी तादाद में थे, लेकिन जो जिनका ताल्लुक दूसरी जमातों, क्योंकि महंगाई तो बराह रास्त आम आदमी का मसला है, हर बंदे का मसला है। क्यों नहीं लोग, क्या लोग अपने कारोबारों में या अपने रोटी रोज़ी में इतना फंस गए कि वो उनके पास टाइम नहीं है अपने एहतजाज के लिए, या उनको बिलीव नहीं है सिस्टम पे? पाकिस्तान में 80 लाख दुकानें हैं, तो वो 80 लाख दुकानें अगर जमात इस्लामी के लोगों की हैं फिर तो कोई मसला ही कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाई, पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ और ये हड़ताल कोई आसान बात नहीं होती। माजी में बहुत तजर्बे लोगों ने किए हैं। एक तो हड़ताल वो थी ना जो हमारे यहाँ शहर में होती थी, जलाओ, घेराओ, सब मार दो, तोड़ दो, गोलियाँ चलाओ, तो वो तो नहीं हुई। अच्छा, कराची में तो स्पेशली आप देखें कि जिस दिन हमने हड़ताल 2 सितंबर को कॉल की थी, 1 सितंबर को पूरा कराची बंद था। ठीक है। लेकिन सब ने रिस्पॉन्ड किया और 2 सितंबर को उससे ज़्यादा बंद हुआ। ठीक है। तो एक तो पब्लिक की ये पार्टिसिपेशन है। दूसरी एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये पब्लिक जो है ना, ये आवाम, ये बेचारे बहुत एतबार इनका टूटता रहता है। इन्होंने बहुत सारे लोगों से तवक्को बांधी, ऐसा ही है, और तवक्कुआत टूट गई। ऐसा ही एतबार कायम करने में वक्त लगता है, ऐसा ही एतमाद बहाल करने में। बिल्कुल, यही मेरा, हम इस प्रोसेस में मैं मानता हूँ इस बात को कि जमात इस्लामी के लोग तारीफ भी करते हैं, जमात इस्लामी को लोग कहते हैं करप्शन से पाक है, जमात इस्लामी आवाज़ भी उठा रही है, लेकिन ये पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली बढ़ेगी। बिल्कुल। अभी भी आप देखें, वैसे जो गवर्नर हाउस पेशावर पे धरना हुआ, जो लाहौर पे हुआ, हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा धरना कोई दे सका? आप मुझे बताएं। जिसका मतलब मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि जिस तरह से पीटीआई के दौर में एहतजाज हुए, महंगाई के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकली, लॉन्ग मार्च हुए, फिर वही सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आईं तो उन्होंने पिछली हुकूमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपके पास क्या हल है? क्योंकि जो इस वक्त मईशत की हालत है, जो IMF से मुआहदे हुए हुए, आप इन हालात में किस तरह से रिलीफ दिला सकते हैं लोगों को? देखें, अब जाहिर है कि इस तरह मैं पूरा कोई ब्लूप्रिंट तो नहीं दे सकता कि ये और ये और ये। पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान के अवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया और अब बात उसी तरफ जा रही है, बिलाखिर लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है ना कि हम अभी क्या कह रहे हैं हुकूमत, हम तो ये नहीं कह रहे IMF से मुआहदा तोड़ दो, हालांकि ये बात भी की जा सकती है। तो इस मुआहदे में रिलीफ कहाँ से? मैं बताता हूँ इस मुआहदे में रिलीफ कहाँ से होगा। वो कहते हैं टैक्स जमा करो इतने हज़ार अरब रुपए। चले आप फंसे हुए हैं, आपको 6-8 महीने गुजारने हैं, ठीक है, आप ये करें कि टैक्स जमा करना है ना, आप बिजली के ऊपर ना लगाएं टैक्स, आप पेट्रोल के ऊपर ना लगाएं, आप जागीरदारों पे टैक्स लगाएं। उन्होंने सिर्फ 4 अरब रुपए दिए और तनख्वाहदार तबके ने 264 अरब रुपए दिए हैं। तो आप 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वाले पे अगर टैक्स लगाएं तो सैकड़ों के हज़ारों अरब रुपए चल जाएंगे।
तो आप ये काम क्यों नहीं करते? जमात इस्लामी ये काम करेगी और बड़े पूरी ताकत से करेगी, फौरी रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात ये कि जमात इस्लामी तो पहला काम यही करेगी कि अपने चीज़ों को छोटा करेंगे ना, अपनी गाड़ियाँ छोटी करेंगे। देखें ना, एक गाड़ी हमारा एक अफसर चलाता है, CDC या कोई भी सेक्रेटरी, उस गाड़ी में अगर पेट्रोल की कंजम्पशन ये है कि वो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पर लीटर चलती है, अगर यही गाड़ी छोटी हो जाए तो ये डबल ट्रिपल तो कम से कम हो जाएगी ना, ये कंजम्पशन तो बचेगा। जो फ्री बिजली है वो खत्म हो जाएगी, वो हम करेंगे। ठीक है, किसी को फ्री बिजली नहीं, सरकारी मुलाजमीन के अयाशियों पे काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। आप लोग खुद ब खुद ये चीजें पीछे आ जाएंगी। आप जब फंसे हुए होते हैं तो आगाज ऊपर से करना होता है ना। आप गरीब को ही मारे जाओ, आप मिडिल क्लास को ही मारे जाओ। देखें, गरीब के लिए कहते हैं कि 200 यूनिट हमने कम किए हैं टैरिफ। एक तो वो बिल्कुल गलत बात है, झूठ बात है। प्रोटेक्टिव सार्फिन का मतलब ये है कि अगर उसने 6 महीने में किसी एक महीने में भी उसका 200 यूनिट से 201 हो गया तो वो 6 महीने तक प्रोटेक्टेड नहीं रहा। तो कितना बड़ा झूठ है ये। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भाई मिडिल क्लास कहाँ जाए, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, जिसको बिजली का बिल देना है, पेट्रोल के पैसे देने हैं, तो मिडिल क्लास को तो आप तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सैलरीड पर्सन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका क्या होगा? इसलिए हम तो बहुत वाज़ेह तौर पर चीज़ें रखते हैं कि आवाम को कम से कम बोझ डालो और खवास के ऊपर ज़्यादा बोझ डालो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हमारे साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इनसे गुफ्तगू करते हैं बिजली के ओवर बिलिंग के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा जमात इस्लामी एहतजाज करती रही है, आवाम की आवाज़ बनी है, हर शहरी इस मसले से उलझा हुआ है। एक तो लोड शेडिंग शहर में बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जो बिल आते हैं वो होश रुबाएँ, महंगाई एक तरफ जिसने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। क्या सर हल क्या है इसमें? देखिए, कराची में तो जो के इलेक्ट्रिक है ना, वो तो एक हुकूमत के साथ और नेपरा के साथ बदकिस्मती से ये तीनों का एक ऐसा नेक्सस है जिसने हमें तबाह करके रख दिया है। ये 2005 में खंभों की कीमत के बराबर हमारा इदारा बेचा गया था और हमसे कहा गया था कि बिजली सबसे ज़्यादा सस्ती होगी कराची में और ज़बरदस्त निज़ाम बन जाएगा। कोई मुआहदे की कोई चीज़ पूरी नहीं की। सबसे महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक बनाती है जी। ठीक है, यानी 18 साल की प्राइवेटाइजेशन के बाद अगर सूरत हाल ये है तो आप बताएं, इन्होंने एक चीज़ ये पूरी नहीं, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो नहीं की। लाइन लॉसेस पूरे पाकिस्तान के डिस्कोज में सबसे ज़्यादा का इलेक्ट्रिक। बिल्कुल। अब बताइए आप, इसका मतलब क्या है? अच्छा, जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी लोगों को इस बारे में। लोगों के घरों में बिल आता है, उनको पता नहीं होता वो किस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, वो भरते चले जाते हैं। लेकिन हल तो फिर भी नहीं हुआ। मसले का हल है और हुकूमत को ही करना है, इसीलिए तो हम दबाव डालते हैं। देखें, आप अदालतों में भी तो गए, अदालतों में गए, बदकिस्मती है हमारी अदालती निज़ाम की। 7 साल सुप्रीम कोर्ट में केस रहा और 7 साल बाद जब हियरिंग हुई तो अदालत ने ये बात कही कि 7 साल चूँकि हो गए हैं और अब चीज़ें बदल गई हैं, लिहाजा हम इस केस को ख़त्म करते हैं, अब असर नो अपना जो है ना कानूनी वो इख्तियार करें। तो मेरे भाई, ये तो कोई तरीक़ा ही नहीं है। अब हम असर नो जाएंगे और अदालत से अपील करेंगे कि भाई आप देखें तो सही है, 3.5 करोड़ इंसानों का मसला है, मर रहे हैं लोग, लोड शेडिंग ख़त्म नहीं कर सके अभी तक, ये ओवर बिलिंग हो रही है, मीटर तेज़ चलता है। आप शिकायत किससे करेंगे? खुद के इलेक्ट्रिक वाले ही चेक करेंगे कि आपका मीटर सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। यानी जिसको जो तेज चला रहा है, जिससे शिकायत है, वही जज बन जाएगा, तो कैसे ठीक होगा? मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिनके साथ उसी अवतार के लोग दवा लेते हैं। ठीक है सर, एक तरफ तो महंगाई है, गुर्बत है और लोगों का जीना दोभर हो चुका है, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमन व अमान की सूरत हाल भी इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोग घरों से निकलते हुए डरते हैं। महंगे फ़ोन अपने पास लेकर चलने से डरते हैं, जेब में पैसे लेकर घूमने से डरते हैं। सारी सूरत हाल में आवाम कहाँ जाए? क्या किसके पास अपना दुखड़ा लेकर जाए और कौन इसके इन मसाइल का हल? देखिए, असल में अब आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि ये इसी तरह से जुल्म का शिकार होकर मरते रहना है। लोगों ने रिलीफ का रास्ता ये निकाला कि हम अपने बच्चों को बाहर भेज दें। तो भाई 3.5 करोड़ लोग कराची में और 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं और 35 साल तक की उम्र के 65% लोग हैं। तो आप ये मुझे बताएं कि कराची के 2 करोड़ से ज़्यादा और पूरे पाकिस्तान के 18-19 करोड़ लोग क्या हम बाहर भेज सकते हैं? नहीं हो सकता ऐसा। हमें यहाँ रहना है, ये हमारा मुल्क है और इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल भी बहुत है। सबसे बड़ा पोटेंशियल तो इसका HR है, इसकी ह्यूमन रिसोर्स है। अच्छा, जब हमें यहाँ रहना है तो फिर इन्हीं लोगों से तवक्को बांधे जिन्होंने हमें लूटा है, जिन्होंने हमें खाया है या तमाशा देखते रहें। तो इनके पास एक चीज़ तो मौजूद है ना। देखें, हम तो मैदान में खड़े हुए हैं, हम अपनी पारसाई का दावा नहीं करती जमात इस्लामी, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, गलतियां कर सकते हैं।
लेकिन यार जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जब देखेंगे कि आपके सामने सारे लोग मौजूद हैं, तो आप जब ये कहते हैं कि जमात इस्लामी में सलाहियत भी है और किरदार भी है और ईमानदार भी है, तो और चीज़ क्या चाहिए होती है किसी मुल्क को चलाने के लिए? तो मैं तो पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ कि आप आएँ हमारी तरफ, हमारे हाथ मजबूत करें, हम खड़े हैं आपके लिए, हमें अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो हाफिज़, पिछले दिनों में जो कराची में टारगेट किलिंग में लोग मरते थे, अब छीना झपटी में और डकैती मुज़ाहमत में आए दिन कोई माँ का जवान बेटा मारा जाता है, कोई 2 बच्चों का बाप मारा जाता है। क्या समझते हैं, थाना सिस्टम है ज़िम्मेदार या हुकूमत ज़िम्मेदार है, या फिर ये मौजूदा जो हालात हैं जिसमें महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये क्या? सारी चीज़ों का रोल है। देखें, इसमें ज़ाहिर हुकूमत ही बराह रास्त ज़िम्मेदार है। आप ये देखें ना कि हमारी हुकूमत और रियासत हमें तालीम ना दे, ख़रीदनी पड़े, सेहत की सहूलत ना दे, ख़रीदनी पड़े, और उसके बाद पानी ना दे, ख़रीदना पड़े, बिजली की महंगाई आप देखें कितनी हो गई, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, और उसके बाद अमन भी ना दे, वो भी ख़रीदना पड़े। तो कितनी चीज़ें हम खरीद सकते हैं भाई? इस रियासत और इस हुकूमत ने लोगों को तालीम से महरूम किया, लोगों को सहूलियात से महरूम किया। स्ट्रीट क्रिमिनल तो आप खुद बना रहे हैं, आप खुद पैदा कर रहे हैं, अपनी करप्शन करते हैं, लोगों को महरूम करते हैं, और आप रॉ मटेरियल फराम करते हैं उस माफिया को जिसके साथ हुकूमत मिली हुई होती है। आपने देखा भी, डिफेंस के एक बंगले से बाकायदा पूरा जो है वो पूरी ज़राअत हो रही है जनाब, इसकी मनशियात की, और पूरा सिस्टम चल रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना, जबरदस्त किस्म की एग्रीकल्चर चल रही है वहां पर। कौन लोग होंगे ये? डिफेंस के अंदर कोई मामूली आदमी रहता है? तो ये किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? थाने की मर्जी के बगैर मनशियात का अड्डा किसी जगह नहीं चल सकता, 4 दिन से ज्यादा छुप नहीं सकता। इसका मतलब पुलिस इन्वॉल्व है। पुलिस में भर्तियां आप कैसे कर रहे हैं? क्या कराची के लोगों को यह हक हासिल है जो परमानेंट रेजिडेंट हो? हम लिसानी बात नहीं करते महाजिर सिंधी की, जो परमानेंट रेजिडेंट कराची का हो। कितने % लोग परमानेंट रेजिडेंट इस वक्त पुलिस में मौजूद हैं, उनके अफसरान में मौजूद हैं? 80% से ज़्यादा कराची के बाहर के, दुनिया में कहीं नहीं होता। हम ये बात कहते हैं तो ये तासुब फैलाने की कोशिश करते हैं। बड़ी तनकीद हुई। तो पुलिस का निज़ाम ठीक करो, ठीक है, और इसी तरह रिफॉर्म्स करो, लोगों को सहूलियात देना शुरू करो। तालीमी इदारों की हाल देखें, अभी CM साहब ने दौरा किया जी, उन्होंने बताया कि यहाँ तो सारे कॉलेजों का यही हाल है, यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं दे रहे, फीसें महंगी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो लूटमारी करेंगे ना भाई, और क्या करेंगे? ठीक है जी, हाफिज़ नईमुर रहमान है हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ सियासत पे बात होगी, जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम शुरू होने जा रही है, इंतखाबात का ऐलान होने के बाद, और सियासी सरगर्मियाँ शुरू होने जा रही हैं, उस पर भी बातचीत होगी, और क्या शफाफ इंतखाबात हो पाएंगे ये जानेंगे छोटा सा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हाफिज़ नईमुर रहमान है हमारे साथ। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सर, सियासत पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, जो अभी माहौल बनने जा रहा है इंतखाबात का, क्या तैयारी है उसमें, और ख़ास तौर पर ऐसे में जब के एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह जेल में हैं और उनके रहनुमा तितर बितर हुए हैं, तो ग्राउंड खाली है, MKM भी उस पोजीशन में नहीं है, उनके सरबराह जो थे माजी में वो भी बाइकआउट कर देते हैं हर दफ़ा, उसका फ़ायदा भी आप लोगों को तैयारी है इंतखाबात के लिए? पहली बात तो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को यकसा मौक़े मिलने चाहिए और सियासी बुनियादों पर पार्टियों को पीछे नहीं हटाना चाहिए। ठीक है ना? PTI के केस में भी यही बात कहूँगा कि अगर किसी ने कोई गलती की है, अगर कोई लोग जलाओ घेराव में मुलव्वस से, तो अब तक तो उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचा देना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात नज़र आ रही है कि आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं। ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ अभी तक। तो ठीक है, PTI से इख्तलाफ हमें भी है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे गै इलेक्ट्रिक का मसला है, तो ये जमात इस्लामी है जिसने हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात की कि उन्होंने उसको एड्रेस नहीं किया। या कराची के इशूज़ को PTI ने कभी भी एड्रेस नहीं किया, और इतने बड़े मैंडेट के बावजूद कराची को ऑन नहीं किया। ये सब अपनी जगह, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि PTI हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो या MQM हो, उसको इस बुनियाद पे पीछे कर दें कि वो ये पार्टी मुझे पसंद है कि नापसंद है। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसके जो चीज़ें जो जराइम है, तो जराइम पकड़ें आप। अब तो आपके पास सोफिस्टिकेटेड तमाम आलात मौजूद हैं, आप तो गाड़ी का नंबर भी पढ़ लेते हैं। तो जब ये पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है उनको पकड़ें और बाकी लोगों को सज़ा मत दें। पहली बात तो लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कहते हैं जी। दूसरी बात ये है कि हम कोई ऐसे मौका परस्त नहीं है कि यार मैदान खाली है तो आप, हम फील्ड में मौजूद हैं, आवाम के साथ मौजूद हैं। लेकिन जो कराची में बल्दियाती इंतखाब हुआ उसमें तो 9 मई नहीं हुआ था ना उस वक्त,
तो जमात इस्लामी ने अपनी मेहनत से लोगों को अपना हमनवा बनाया, इश्यूज़ पर बात की, खिदमत की, और लोगों ने अपनी तमाम तर चाहतों के बावजूद, अपनी अपनी पार्टियों की लीडरशिप से मोहब्बत के बावजूद लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिया। तो जमात इस्लामी इस तरह से अवाम के साथ खड़ी हुई। ठीक है, सिंध में बड़ा सियासी इत्तेहाद एक बनने जा रहा है, जमात इस्लामी उसका हिस्सा बनेगी। राब्ते भी शुरू हो चुके हैं, MKM, जमीयत उलमा इस्लाम और उसके अलावा नून लीग, दीगर जितनी भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें हैं वो एक इत्तेहाद बना के, शायद जिस तरह से GDA माजी में बना था। देखें, बात ये है, ये एक मुश्किल सवाल है। GDA का तो मैं नहीं कहता, बहरहाल उसमें चूँकि वो उस तरह से हुकूमत में मौजूद नहीं रहे हैं, लेकिन MQM किसी भी इत्तेहाद में मौजूद हो तो जमात इस्लामी उस इत्तेहाद में कैसे जा सकती है? इसलिए कि MQM तो खुद पूरे सिंध को तबाह करने में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शरीक जुर्म है। तो जिन मुजरिमों ने 40 साल में कराची और हैदराबाद को बर्बाद कर दिया, जिन लोगों ने ये काम करके, तो हम उसी इत्तेहाद में खड़े हो जाएं। जबकि पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ क्या है MQM का? हर दौर में तो पीपल्स पार्टी के साथ रही है, हर दौर में इनसे मराहत लेती रही है, हमारा मैंडेट बेचती रही है। आपने कहा ना कि इंतखाब होने वाला है, भाई इंतखाब होने वाले, कराची हैदराबाद के साथ तो धांधली हो चुकी ना, और किसने की? पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, इन्होंने मिलकर छुरा घोपा और हमारी गिनती को 1.5 करोड़ कम कर दिया। 1.5 करोड़ गिनती कम होने से बाकी चीजें तो छोड़ दें आप, मुलाजमतें कोटा सिस्टम की वजह से, या इंफ्रास्ट्रक्चर, या और बहुत सारी चीजें, सिर्फ हमारी नुमाइंदगी में कितना फर्क पड़ा है। अभी हमारी 22 सीटें बनती हैं ना, वो बनती 32 कम से कम कौमी असम्बली की। अच्छा। और सूबाई 130 में से हम 62-65 पे आ जाते हैं। अच्छा। तो भाई मसला हल हो जाता। लेकिन MQM ने छुरा घोपा एक मरतबा फिर, और क्या रहे हैं, यानी बेवकूफ किस तरह बनाते हैं, मैं तो हैरान हूँ। कहते हैं कि हमने तो 70 लाख गिनती बढ़ा दी। अरे कैसे बढ़ा दी? पिछली गिनती तो 1 करोड़ 60 लाख थी, और वो गलत थी, तभी तो दोबारा मर्दमशुमारी हुई है। सिर्फ ग्रोथ रेट ले लेते तो 1 करोड़ 90 लाख तो वैसे हो जाता। कह रहे नहीं, वो पहले 1 करोड़ 41 लाख ऐलान हुआ था। तो भाई आपने किया था ना, आप हुकूमत में थे। जो खुद हुकूमत में हो वो ये कह रहा हो कि हमने अपनी हुकूमत से जो है वो 70 लाख बढ़ा दी, तो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। और ये इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इस झूठ का, धोखा देने का, फ्रॉड करने का। क्या हाल कर दिया इस शहर का इन जालिमों ने। अच्छा। नस्ल को तबाह कर दिया, तालीम छीन ली, तहजीब तबाह कर दी। तो ऐसे लोगों के साथ हम किसी इत्तेहाद में कैसे जाएंगे भाई? ठीक है, सिंध में स्पेस मौजूद है, एक सियासी जमात है जो गुज़श्ता 15 सालों से सिंध पर हुकूमत कर रही है, लेकिन कोई भी सियासी जमात उसके मद्दे मुकाबिल ऐसा स्पेस बना नहीं सकी है सिंध में। क्या वजह? जमात इस्लामी क्यों आखिर सिंध के दीगर शहरों में उस तरह से अपना नेटवर्क नहीं बना सकी, और या फिर मुतबादिल जमात लोगों के लिए एक मुतबादिल ऑप्शन क्यों नहीं बन सकी? असल में देखें, हमारे जो समाजी पूरा ढांचा है और सियासी ढांचा है, उसमें वडेरा शाही निज़ाम इस तरह इतना मजबूत है जी कि छोटे वडेरे बड़े वडेरों के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और बड़े वडेरे ये देखते हैं कि बड़ी साईं सरकार का रुख किस तरफ है, तो फिर वो उसी तरह उस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। अगर वाकईतन जिस तरह से आर्मी चीफ साहब ने फरमाया है कि सिस्टम के ऊपर हम हाथ डालेंगे, अगर वाकईतन ये हाथ डलेगा तो फिर आप देखिएगा ये बड़े वडेरे भी फिर उस पार्टी से एसोसिएट होना खत्म कर देंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, और फिर आप देखिएंगे कि ये ओपनिंग बन जाएगी। लेकिन समाज तो वही रहेगा, ग्रिप वडेरों की रहेगी। तो मसला सिर्फ पीपल्स पार्टी भी नहीं है। पीपल्स पार्टी तो इसलिए है कि उसने इस वडेरा शाही निज़ाम में मजीद करप्शन करके और लूट मार करके और खा के बिल्कुल ही तबाह कर दिया। इससे तो जान छुड़ाना जरूरी है। और जब आप कंपैरिजन करते हैं तो पहले तो चले इस माफिया से जान छुड़ाएं, फिर आगे के मराइल को देखेंगे। जमात इस्लामी के लिए स्पेस न बनने की बड़ी वजह ये भी है। अच्छा। लेकिन अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रानीपुर का एक वाकया हुआ, कोई पार्टी हिम्मत नहीं कर रही उसमें सामने आने के लिए, इसलिए कि जो असद शाह और ये इस टाइप के लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है, मैं कहता हूँ कि मकरू चेहरे इनके अभी पता चलना शुरू हुए हैं कि ये एक होता है नून लीग में, एक होता है कजन पीपल्स पार्टी में, एक कजन होता है PTI में, एक कजन होता है, इनको सबको पता होता है इनमें से जो भी हुकूमत आएगी तो खानदान तो हमारा होगा। उनके लोग जब अदालत में आते हैं तो शाहाना तरीके से मोबाइल फोन हाथ में लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शाह महमूद कुरैशी हथकड़ी लगा कर आता है। बिल्कुल। क्यों भाई, क्या मतलब है इस बात का? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को गिरफ्तार होने के बाद भी मराहत मिल रही होती है। ठीक है। ये माफिया, इसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? सिराजुल हक है ना, रानीपुर में पहुंचे बिल्कुल। और तारीख का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एहतजाज हुआ है सिंध का। सर, एक साबिक वजीर आजम इस वक्त जेल में है और दूसरे साबिक वज़ीर आज़म मुल्क वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, और जो निगरां वज़ीर दाखिला है उन्होंने उनकी गिरफ़्तारी का भी इंदिया दे दिया। ऐसे माहौल में सर, जब साबिक वज़रा जेलों में होंगे या फिर मुकदमात का सामना कर रहे होंगे, तो शफाफ इंतखाबात हो पाएंगे ऐसे माहौल? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है
कि मुल्क में शफाफ इंतखाब कहाँ से शुरू होगा, तो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। देखिए पहले भी हुआ तो गलत हुआ और अब भी हुआ तो गलत हुआ। आप सबको ओपन करें और सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस लेकर आएँ। अब आप मुझे बताएं, पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी और 3.5 साल हुए थे, अगर 5 साल पीटीआई पूरे कर लेती तो वो क्या जीत सकती थी अगला इलेक्शन? सबको पता चल रहा था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ये तो पीडीएम अपॉर्चुनिस्ट थी, एमक्यूएम चौक पे खड़ी हो गई हमेशा की तरह, कीमत लगवाई और उसके बाद इनके इन वोटों से और सारी पीडीएम के जो पूरा अनुमति का कुनबा था, इसने एक अनपॉपुलर होती हुई पार्टी को पॉपुलर बना दिया। आपने जैसे ये गुफ्तगू की, आपकी सियासत और पीटीआई के जो चेयरमैन है उनकी सियासत बिल्कुल एक जैसी है धरनों की। आप लोग फील्ड में तो बहुत ज़बरदस्त नारे तनकीद बहुत अच्छी करते हैं, वो भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब उनको हुकूमत मिली, जैसा कि आपने कहा कि वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो मैं यही मेरा पहला भी सवाल आपसे था, हुकूमत मिलेगी तो क्या डिलीवर करेंगे इन हालात में? जो जमात इस्लामी के केस में तो आप बताएं कि जमात इस्लामी को किसी दर्जे में हुकूमत मिली मेयरशिप की अब्दुल रब्बानी साहब के ज़माने में? हालात और थे, आज आबादी भी बढ़ चुकी है। की बात होगी ना, नेमतुल्लाह खान साहब आए तो उससे कहीं ज़्यादा आबादी हो गई थी, तो परफॉर्म किया, बेस बना दी पूरी ज़बरदस्त किस्म की। ठीक है, हमारे वजीर कहीं पर होते हैं तो परफॉर्म करते हैं, हमारा सेनेटर होता है, हमारा एमपीए होता है, हमारा एमएनए होता है, सब अपनी अपनी जगह पे परफॉर्म करते हैं। केपी में ही 2013 से 2018 तक हमारे 3 गुजरात, उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। और बाकी ज़ाहिर पीटीआई के साथ हमारी जो कोalition थी, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। तो जमात इस्लामी के केस में परफॉर्मेंस तो इशू ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम परफॉर्मेंस भी देते हैं और बुनियादी तौर पर हमें नहीं लूटना होता। हमारे साथ कोई एटीएम नहीं होगा चारों तरफ के जिसका तहफ्फुज़ करना होगा मुझे। तो एक आदमी कभी भी मुल्क को दुरुस्त नहीं कर सकता। ठीक है, वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी में सवालात। एक तो गवर्नर साहब से हालिया में बड़ी चपकलिश हुई, बयानबाजियाँ हुई, फिर सुलह भी हो गई, लेकिन उनका जो एक पॉलिटिकल रोल है, जो वो सियासी सरगर्मियाँ जारी रखें, उस पर अब पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ात हैं। क्या समझते हैं, अभी इंतखाबात भी करीब हैं, उस पर असरअंदाज होगी कि उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है? जब ये गवर्नर बने हैं तो पीडीएम के गवर्नर थे ना, एमक्यूएम के भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, नून लीग के भी थे, और सदर आरिफ अलवी साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया था सदर होने की हैसियत से। तो टेसूरी साहब तो सबके गवर्नर हैं और एमक्यूएम के तो खैर हैं ही। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को एतराज़ है? नहीं, वो तो खैर अभी हुआ है ना, थोड़े दिनों में फिर ठीक हो जाते हैं। ये इलेक्शन से पहले एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एतराज़ करते हैं और इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे हो जाते हैं, और एतराज़ भी इनका ऐसा नहीं होता कोई ऐसा जेन्युइन। गवर्नर साहब कोई भी हो, उन्हें पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, पहली बात। इसलिए गवर्नर का जो मनसब है वो रियासती मनसब है, वफाक के नुमाइंदे का मनसब है। जब वो एक दफ़ा गवर्नर बन जाता है तो उसको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ती है और अपने रवैये से इसका इजहार करना पड़ता है कि वो पार्टी का बंदा नहीं है। तो गवर्नर साहब का ये इम्तिहान है, वो अपने आप को ये ठीक है। आखिरी सवाल, बस यहाँ पर गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत है और जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, उसमें उम्मीद है कि शफाफ इंतखाबात होंगे या 2018 की तरह फिर दोबारा से जो है आरटीएस सिस्टम बैठ जाएगा? देखिए, सवालात तो बहुत हैं। जैसा इंतखाब कराची का हुआ, अगर इस इलेक्शन कमीशन को वही इंतखाब कराना तो फिर क्या इंतखाब कराना? सबके सामने है ना कराची में क्या हुआ, और उसका आगाज तो हो चुका है। देखिए ना, गिनती से ही आगाज हो गया उसका। चलो उसमें इलेक्शन कमीशन नहीं, उसमें पूरी हुकूमतों का रोल है। चले गिनती अगर हमारी कम है, नंबर कम है, तो हल्का बंदियों से पता चल जाएगा। वोटर लिस्टें सही नहीं है, 30% वोटर लिस्टें ऐसी हैं कि जिसमें जो जहाँ रहता है वहाँ उसका वोट नहीं है, तो आप पहले ही आप मैंडेट को सुकेड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि जो तकर्रुरी होती है लोगों की, उससे पता चलता है। खुद इलेक्शन कमीशन, मसला मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर आपसे कहता हूँ, सिंध का इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की A टीम है इस वक्त, तो आप देख लीजिए उठाकर। और जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो नुमाइंदे सिंध के हैं, वो पूरा फैसले वो लिखते हैं, पढ़ के सुनाते हैं हमारे राजा साहब। ठीक। तो आप ये जब इस तरह इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी या हुकूमत की टीम बनकर काम करेगा या नून लीग की टीम बनकर काम करेगा, तो शफाफियत क्या होगी? शफाफियत कहने से नहीं आती, बरतने से आती है। ठीक है जी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान थे हमारे साथ। उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू की। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। काफ़ी बेहतर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए। अगर आज भी शफाफ इंतखाबात नहीं हुए इस बार भी, तो फिर पाकिस्तान और पीछे जाएगा यकीनी तौर पर। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अपने मेज़बान खावर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।